हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर चैनल एजुसीएस फिजिक्स। आज हम बात करेंगे विद्युत चुंबकीय तरंगों का वर्णक्रम या जो स्पेक्ट्रम होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो जो विद्युत चुंबकीय तरंगों का वर्णक्रम स्पेक्ट्रम है वो होता क्या है। इससे पहले हमने विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में पढ़ा था, उसकी डेफिनेशन और उसकी कुछ विशेषताएं पढ़ी थी। आप लोग अगर विद्युत चुंबकीय तरंगों की परिभाषा और विशेषता नहीं पढ़ी है तो यहाँ पर ऊपर कॉर्नर में आई वाला बटन है, उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। और इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल एजुसीएस फिजिक्स, जिसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से जाकर के पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं इस टॉपिक की। और आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए करते हैं हमारा टॉपिक स्टार्ट। तो देखिए, विद्युत चुंबकीय तरंग का जो वर्णक्रम है, मतलब उसकी जो रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक होती है। पहले है गामा रेज, मतलब गामा किरणें, उसकी रेंज होती है 10⁻⁻⁴ मीटर। और उसके बाद में जो एक्स रे है उसकी रेंज कितनी होती है, जो तरंग दैर्ध्य परास है वो 6×10⁻⁻12 मीटर होती है। कितनी होती है? 6×10⁻⁻12 मीटर। ये औसतन है। अगली है अल्ट्रावायलेट या पराबैंगनी किरणें। इसकी जो परास है वो 10⁻⁻9 मीटर तक होती है। जो इसकी तरंग दैर्ध्य है, तरंग दैर्ध्य की परास की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। फिर आती है बैंगनी किरणें। बैंगनी किरणों की जो तरंग दैर्ध्य परास होती है वो 4×10⁻⁷ मीटर की होती है। और जो लाल रंग है उसकी तरंग दैर्ध्य परास कितनी होती है? 7.8×10⁻⁷ मीटर की कोटि की होती है। जो बैंगनी और लाल तरंग दैर्ध्य है उसके बीच की जो भी तरंग दैर्ध्य होती है उसे हम क्या बोलते हैं? दृश्य प्रकाश बोलते हैं। उसके बाद आता है अवरक्त तरंगे। अवरक्त तरंगे है, उसकी तरंग दैर्ध्य परास कितनी होती है? 10⁻³ मीटर। फिर आता है सूक्ष्म तरंगे। सूक्ष्म तरंगे है, उसकी तरंग दैर्ध्य परास होती है 0.3 मीटर। और जो रेडियो तरंगे है उसकी होती है 10⁻⁴ मीटर। अब हम इनके बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे। जो रेडियो तरंगे हैं उसकी आवृत्ति कितनी होती है, उसकी उत्पत्ति के स्रोत कौन कौन से हैं, उपयोग कहाँ पर होते हैं, आविष्कार किसने किया, इन सब के बारे में बात करेंगे। हम इस पर कंप्लीट अध्ययन करेंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो पहली तरंग हमारी इधर से करते हैं। पहली है रेडियो तरंगे। रेडियो तरंगों के बारे में बात करते हैं। तो जो रेडियो तरंगे इसकी परास कितनी होती है? 0.3 मीटर से 10⁴ मीटर तक होती है। और इसकी जो आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी, वो कुछ हर्ट्ज से लेकर के 10⁹ हर्ट्ज तक होती है। और जो इसकी उत्पत्ति के स्रोत है, मतलब ये कहाँ से उत्पन्न की जा सकती है, तो ये कर सकते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक दोलित्र। और इसी का ही दूसरा नाम है दोलित्र एलसी परिपथ। एलसी परिपथ होता है जिसमें एक तो कुंडली लगी होती है और एक संधारित्र लगा होता है। और इसका उपयोग कहाँ पर होता है रेडियो तरंगों का? रेडियो संचार में, टेलीविजन संचार में। इसके विशेष गुण कौन कौन से देखिए। रेडियो तरंगे पृथ्वी पर बहुत अधिक दूरी तक संचरित हो सकती है। मतलब जो रेडियो तरंगे है वो पृथ्वी से काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई तक जा सकती हैं, अधिक दूरी तक बह सकते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान तक की दूरी अधिक है तो हम रेडियो तरंगों का उपयोग कर सकते हैं। और इसका आविष्कार किसने किया था? मार्कोनी ने किया था। आविष्कारक कौन हो गए इसका? मार्कोनी। उसके बाद हम आते हैं सूक्ष्म तरंगों पर। सूक्ष्म तरंगे कौन कौन सी है देखिए। सूक्ष्म तरंगों की विशेषताएं, ये डिटेल क्या है देखिए। तरंग दैर्ध्य कितनी होती है इसकी? 10⁻³ मीटर से 0.3 मीटर तक होती है इसकी रेंज। और जो आवृत्ति परास है वो कितनी होती है? 10⁹ हर्ट्ज से 3×10⁻11 हर्ट्ज तक होती है। अब इसकी उत्पत्ति के स्रोत कौन कौन से हैं? मैग्नेट्रॉन है, क्लिस्ट्रॉन है, TWT ट्रेवलिंग वेव ट्यूब, इसका फुल फॉर्म होता है ट्रेवलिंग वेव ट्यूब। और एक है स्फुलिंग विसर्जन में। तो ये इसके
उत्पत्ति के स्रोत है, मतलब इन स्रोतों के द्वारा हम सूक्ष्म तरंगों को उत्पन्न कर सकते हैं। उसके बाद में बात करें इसके उपयोगों की। उपयोग कहाँ कहाँ पर होता है? राडार में, उपग्रह संचार व्यवस्था में, परमाणुवीय और आणविक संरचना के विश्लेषण में। जो परमाणुवीय और आणविक संरचना होती है उसका विश्लेषण या अध्ययन करने में इसका उपयोग किया जाता है सूक्ष्म तरंगों का। माइक्रोवेव ओवन में सूक्ष्म तरंगों का उपयोग किया जाता है। और गन डायोड है उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। देखिए इसकी विशेषता, जो सूक्ष्म तरंगें हैं ये अति उच्च आवृत्ति की होती है। सूक्ष्म तरंगों को अति उच्च आवृत्ति की तरंगें होती है। और इसका आविष्कारक कौन है? हर्ट्ज है। आविष्कारक कौन हो गया इसका? हर्ट्ज। क्लियर इतनी बात? ये आप इसके जो उपयोग है, आविष्कारक है, ये एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है। इसकी तरंगदैर्ध्य परास कितनी होती है, आवृत्ति परास कितनी होती है, तो आप इनको अच्छे से याद कर लेना। उसके बाद में है अवरक्त तरंगे। अवरक्त तरंगे इसका दूसरा नाम क्या है? ऊष्मीय विकिरण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऊष्मीय विकिरण। इसकी तरंगदैर्ध्य परास कितनी होती है? 7.8 इंटू 10 की पावर -7 मीटर से 10 की पावर -3 मीटर तक होती है। और जो आवृत्ति परास है वो कितनी है? 3 इंटू 10 की पावर 11 हर्ज से कितनी है? 3.8 इंटू 10 की पावर 14 हर्ज तक है। अब अवरक्त तरंगे है, उसकी उत्पत्ति का स्रोत कौन कौन सा है? उच्च ताप तक पदार्थ को गर्म करने पर जो अवरक्त तरंगे है वो उत्पन्न होती है। उपयोग कहां पर किया जाता है इसका? अवरक्त चिकित्सा थेरेपी में, सामरिक महत्व की फोटोग्राफी में, रात में जासूसी फोटोग्राफी में, रिमोट कंट्रोल में अवरक्त तरंगों का उपयोग होता है। और हरित ग्रह प्रभाव में भी अवरक्त तरंगों का उपयोग किया जाता है। अब इसके विशेष गुण क्या है? यह तरंगे कोहरे एवं धुएं को भी पार कर जाती है। यह इसकी विशेषता है कि कौन सी तरंग है जो धुएं और कोहरे को भी पार कर जाती है, तो वो कौन सी तरंग हो जाएगी? अवरक्त तरंग। और इसका आविष्कारक कौन है? विलियम हर्शेल। ये बात याद रखना कि आविष्कारक कौन हो गया इसका? विलियम हर्शेल है। उसके बाद में हम बात करते हैं दृश्य तरंगों के बारे में। जो दृश्य तरंगे हैं उसकी तरंगदैर्ध्य परास कितनी हो जाएगी? 4 इंटू 10 की पावर -7 मीटर से 7.8 इंटू 10 की पावर -7 मीटर तक की कोटि की होती है। और जो इसकी आवृत्ति परास है, फ्रीक्वेंसी रेंज, वो कितनी है? 4 इंटू 10 की पावर 14 हर्ज से 7 इंटू 10 की पावर 14 हर्ज तक होती है। और अब बात करें इसकी उत्पत्ति के स्रोत की, तो इलेक्ट्रॉनों के उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में संक्रमण से जो विद्युत चुंबकीय तरंग है वो फोटोन की आवृत्ति दृश्य प्रकाश की आवृत्ति के समान हो तो वह दिखाई देते हैं, यही प्रकाश है। कहने का मतलब क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन है वो उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में संक्रमण करते हैं तो वह दृश्य प्रकाश की तरंगे उत्सर्जित करते हैं। ये इसकी उत्पत्ति का स्रोत है। मतलब कैसे उत्पन्न कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉन को उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में लेकर आते हैं तो वह दृश्य प्रकाश की तरंगे उत्पन्न करता है। उपयोग देखिए इसका, वस्तुओं को देखने में, मतलब हम किसी भी वस्तु को देखते हैं तो हमें दृश्य प्रकाश तरंगों की आवश्यकता होती है। हमारी आंखों से भी दृश्य प्रकाश तरंगे निकलती है, तभी हम प्रत्येक वस्तु को आसानी से देख सकते हैं। उसके बाद में आविष्कारक देखिए इसका कौन है? न्यूटन है। प्रकाश का वैज्ञानिक विश्लेषण करने का प्रयास सबसे पहले किसने किया था? न्यूटन ने किया था। इसलिए हम बोलेंगे कि इसका जो आविष्कारक है वो कौन हो गया? न्यूटन हो गया। अगला देखिए पराबैंगनी तरंगे। पराबैंगनी तरंगों के बारे में देखते हैं। पराबैंगनी तरंगे, इसका जो तरंगदैर्ध्य परास है वो कितनी है? 10 की पावर 9 मीटर से 4 इंटू 10 की पावर -7 मीटर तक की होती है। और जो आवृत्ति परास है वो कितनी है? 7.9 इंटू 10 की पावर 14 हर्ज से 3 इंटू 10 की पावर 17 हर्ज तक होती है। और इसकी उत्पत्ति के स्रोतों की बात करें तो उत्पत्ति के स्रोत कौन कौन से हैं? विद्युत, स्फुलिंग और सूर्य है। सूर्य क्या करता है? पराबैंगनी तरंगों का उत्सर्जन करता है। अब बात करें इसके उपयोगों की, तो उपयोग कहाँ पर होते हैं? मिलावट की जांच करने में। किसी भी मिलावट की जांच करनी हो तो हम पराबैंगनी तरंगों का उपयोग करते हैं। हस्ताक्षर अथवा लिखावट को पहचानने में,
मान लीजिए कोई लिखावट है या कोई हस्ताक्षर है, ये किसके द्वारा किए गए हैं, उसकी पहचान करने में किसका उपयोग करते हैं हम, पराबैंगनी तरंगों का। अगला है पौधों में विटामिन डी के निर्माण में, जो पौधे होते हैं उसमें विटामिन डी का निर्माण होता है, तो उसका उपयोग उसमें उपयोग कर सकते हैं। जल शोधकों में जीवाणु को नष्ट करने में, जो जल शोधक होते हैं मतलब पानी को शुद्ध करने में, जैसे मान लीजिए अधिकांशतः आरओ या फिल्टर युक्त पानी आते हैं, तो उनको शुद्ध करने में पराबैंगनी तरंगों का उपयोग किया जाता है। अब इसके विशेष गुण कौन कौन से हैं, प्रतिदीप्ति मतलब प्रतिदीप्ति उत्पन्न करने में, प्रकाश उत्पन्न करने में, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें वायु के परमाणुओं को आयनीकृत कर देती हैं, इससे आयन मंडल का निर्माण होता है। देखिए आयन मंडल का निर्माण पराबैंगनी तरंगों से होता है, और प्रतिदीप्ति मतलब चमक उत्पन्न करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। ये इसके गुण हैं, गुण भी बोल सकते हैं। और इसका आविष्कारक कौन है, रिटर। ये बात याद रखना, इसका आविष्कारक कौन हो गया, रिटर है। इसके बाद में देखिए अगली तरंग कौन सी है, एक्स तरंग। एक्स तरंग की जो तरंग दैर्ध्य परास है वो कितनी होती है, 6 × 10⁻12 मीटर से 10 × -9 मीटर तक की होती है। और जो इसकी आवृत्ति परास है वो कितनी है, 3 × 10⁻17 हर्ज से 5 × 10⁻19 हर्ज होती है। और इसकी उत्पत्ति के स्रोत कौन कौन से हैं, भारी नाभिकों पर तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन की बमबारी से। कोई भारी नाभिक है उस पर हम तेज गति से इलेक्ट्रॉन की बमबारी करते हैं, मतलब तेज गति से इलेक्ट्रॉन को छोड़ते हैं नाभिकों के ऊपर, तो क्या उत्पन्न होती है, एक्स किरणें उत्पन्न होती है। अब इसके उपयोग देखिए, एक्स किरणों का जो एक्स रे हम जिसको बोलते हैं उसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो टूटी हुई हड्डी का पता लगाने में, जब भी कोई हड्डी टूट जाती है, कोई फ्रैक्चर हो जाता है, तो उसका पता लगाने के लिए हम एक्सरे का उपयोग करते हैं, मतलब एक्स किरणों का उपयोग करते हैं। रोग निदान में, धातु के अंदर दोष का पता लगाने, मान लीजिए कोई धातु उसके अंदर कितना दोष है, कोई कमी है, उसका पता लगाने में हम एक्स किरणों का उपयोग करते हैं। इसके विशेष गुण कौन कौन से देखिए, इन किरणों की भेदन क्षमता गामा किरणों को छोड़कर अन्य सभी से अधिक होती है। ये इसका विशेष गुण है और एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है कि कौन सी किरण है जिसकी भेदन क्षमता गामा किरणों के बाद में अधिक होती है, तो वो कौन सी हो जाएगी, एक्स किरण। एक्स किरणों का अधिक उपयोग करने से सजीव ऊतकों को हानि पहुंचती है। ये भी इसका एक गुण है कि बार बार अगर कोई व्यक्ति एक्स रे का उपयोग करता है, एक्स किरणों का उपयोग करता है, तो उसके जो ऊतक होते हैं शरीर के, उसको हानि पहुंचती है। और इसका जो आविष्कारक है वो कौन है, रोंजन। आविष्कारक कौन हो गया इसका, रोंजन। अब बात करें गामा किरणों की, तो गामा किरणें उसकी तरंग दैर्ध्य परास कितनी होती है, 10⁻14 मीटर से 10⁻10 मीटर तक की। और इसकी आवृत्ति परास कितनी हो जाएगी, 3 × 10⁻18 हर्ज से 3 × 10⁻22 हर्ज तक की। और बात करें इसकी उत्पत्ति के स्रोत की, तो उत्पत्ति का स्रोत कौन सा है, रेडियो एक्टिव नाभिकों से। जो रेडियो एक्टिव नाभिक होते हैं, जो स्वतः ही रेडियो एक्टिव पदार्थ उत्सर्जित करते हैं, उनमें गामा किरणें उत्पन्न होती है। इसका उपयोग कहाँ पर होता है, देखिए चिकित्सा में कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने में। जो चिकित्सा होती है, मेडिकल लाइन, उनमें कैंसर कोशिकाओं को खत्म करने में काम आता है। इसके विशेष गुण कौन से होती है, भेदन क्षमता सर्वाधिक, मतलब ये किसी भी वस्तु को आसानी से भेद सकती है। इसकी भेदन क्षमता कितनी होती है, सर्वाधिक होती है, अधिक। प्रतिदीप्ति मतलब चमक उत्पन्न करने में। फोटोग्राफी प्लेट को खराब कर देती है, जो फोटोग्राफिक प्लेट होती है उसको क्या कर देती है, खराब कर देती है। प्राणियों के लिए हानिकारक होती है गामा किरणें। और इसका आविष्कारक कौन है, बेकरेल तथा क्यूरी। ये दो साइंटिस्ट थे, बेकरेल तथा मैडम क्यूरी, इन्होंने इसका आविष्कार किया था। अब देखिए ये जो किरणें हैं, इससे रिलेटेड कुछ एक विशेष पॉइंट है, उन पर बात करते हैं। तो वो पॉइंट कौन कौन से हैं, देखिए डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट है कि जो सेल्युलर फोन आते हैं, जिसको हम मोबाइल फोन बोलते हैं, सेल्युलर फोन में अति उच्च आवृत्ति अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी बैंड की रेडियो तरंगों का उपयोग करके
ध्वनि संदेशों का आदान प्रदान किया जाता है। मान लीजिए हम किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं तो हमारी आवाज़ एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है, तो उसमें अति उच्च आवृत्ति की बैंड रेडियो तरंगों का उपयोग किया जाता है। अगला है आयाम मॉड्यूलित बैंड 530 किलो हर्ट्ज से 1710 किलो हर्ट्ज तक के बीच होता है। जो आयाम मॉड्यूलित बैंड होते हैं उसकी जो रेंज होती है वो कितनी होती है, 530 किलो हर्ट्ज से 1710 या 1710 किलो हर्ट्ज के बीच होती है। यह रेडियो तरंगों में पाया जाता है। कौन सी तरंगों में? रेडियो तरंगों में। यह बात याद रखना कि जो आयाम मॉड्यूलित बैंड है वो कौन सी तरंगों में पाया जाता है? रेडियो तरंगों में। अगले देखिए, जो अवरक्त तरंगे हैं उसका दूसरा नाम क्या है? उष्मा तरंगे। अवरक्त तरंगों को उष्मा तरंगे भी कहते हैं। अगली विशेषता या जो महत्वपूर्ण बात है वो क्या है? अवरक्त लैंपों का उपयोग काय चिकित्सा में किया जाता है। कौन सी चिकित्सा में? काय चिकित्सा में किया जाता है। मानव नेत्र केवल दृश्य प्रकाश का संसूचन करते हैं। जो हमारे नेत्र होते हैं वो केवल दृश्य प्रकाश को देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, जबकि सर्प, सांप बोलते हैं जिसको, सांप अवरक्त तरंगों तथा कई कीट पराबैंगनी तरंगों का भी संसूचन कर सकते हैं। कई कीट होते हैं वो कौन सी तरंगों का? पराबैंगनी तरंगों का संसूचन कर सकते हैं, मतलब उनको महसूस कर सकते हैं। जो पराबैंगनी विकिरण है वो मानव के लिए कैसी होती है? हानिकारक। जैसे मोबाइल फ़ोन के जो टावर होते हैं उससे पराबैंगनी विकिरणें निकलती है, वो मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती हैं। पराबैंगनी विकिरण गिरने से त्वचा में अधिक मात्रा में मेलामीन का उत्पादन होता है। किसका उत्पादन होता है? मेलामीन का। इससे त्वचा तांबे जैसे रंग की हो जाती है। इसे धूम्र ताम्रता कहते हैं। तो ये बात नोट कर लेना आप कि धूम्र ताम्रता किसे कहते हैं, कि जो पराबैंगनी विकिरण है वो त्वचा पर गिरती है तो इससे मेलामीन का उत्पादन होता है, जिससे त्वचा कैसी हो जाती है? तांबे के जैसी। तो इसे हम क्या बोलते हैं? धूम्र ताम्रता कहते हैं। खिड़कियों में लगे कांच से यदि प्रकाश पार होकर आए तो पराबैंगनी विकिरणों का अवशोषण हो जाता है। जैसे मान लीजिए कोई खिड़की या दरवाजा है, उसमें कांच लगा है और उसमें से पराबैंगनी किरणें आ रही है, तो उसमें पराबैंगनी विकिरणों का अवशोषण हो जाता है तथा धूम्र ताम्रता का खतरा कम रहता है। तो जो धूम्र ताम्रता उसका खतरा कम किया जा सकता है इस तरह से। अगली देखिए, वेल्डिंग के दौरान पराबैंगनी विकिरण अल्ट्रावायलेट का उत्पादन होता है, जो मानव नेत्रों के लिए हानिकारक है। इससे बचने के लिए आंख पर धूप का चश्मा या विशेष प्रकार का मुखौटा लगाया जाता है। तो यह है इससे जो तरंगे हैं या इस विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम है उससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बातें। तो धन्यवाद आप सभी का वीडियो को पूरा देखने के लिए। और आगे वीडियो जो भी कोई लेटेस्ट वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। धन्यवाद।